हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ हैं हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर। और जो चैप्टर का नाम है वो है आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमने आपका पावर शेयरिंग वीडियो शूट कर दिया है, फेडरलिज्म हो गया है, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, और अब आज हम कर रहे हैं आपका चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम पिछली क्लासेस के अंदर कई बार डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ कर के आ चुके हैं। डेमोक्रेसी के क्या एडवांटेजेस होते हैं, डेमोक्रेसी कैसे आपका कंट्री के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाती है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है। बट इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि क्या आपका ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके आउटकम निकल करके आ रहे हैं। जो देश डेमोक्रेटिक हैं उनके अंदर डेमोक्रेसी किस तरीके से कार्य कर रही है, किस तरीके से उसके फ़ायदे लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, जो एक कुछ प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी के अंदर वो कितने सक्सेसफुल हैं, कितने वो लोगों को लाभ दे पा रहे हैं। फिर थोड़ी टाइम बाद अपन चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को हम कंपेयर करते हैं, दोनों में से कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर है। तो ये चैप्टर एक बेसिकली हम कहें, अगर शॉर्ट में बोले तो डेमोक्रेसी का एक हम इस चैप्टर के अंदर टेस्ट लेने वाले हैं, एक परीक्षा होने वाली है कि आप जिन प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे वो कितना आपका अच्छे से आपका वो सक्सेसफुली चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपन इस चैप्टर की। सबसे पहले जो दे रखा है आपको, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम। अब पहले अपन यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं डेमोक्रेसी को किसके साथ, ठीक है। डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर अल्टरनेटिव्स। अदर अल्टरनेटिव्स कौन से हैं आपके, डिक्टेटरशिप या अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये आता है आपका पहला सवाल बन गया जो 5 नंबर में आ सकता है। प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन। डेमोक्रेसी क्या करती है भाई, इक्वालिटी प्रमोट करती है। कैसे प्रमोट करती है आपका, हम अगर बात करें तो सबके पास क्या है, हमारे पास जो लोग 18 से ऊपर के हैं वोटर कार्ड और वैल्यू, जिनके पास भी वोटर कार्ड है सबकी वैल्यू 1 है। आप वोट डाल रहे हैं, कोई नेता वोट डाल रहा है, कोई एक्टर वोट डाल रहा है, सबके वोट की वैल्यू तो 1 है। एक इक्वालिटी है, प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन। दूसरा है एनहेंसेस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर कोई हमारी साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है किसी भी तरीके से तो वी हैव फ्यू राइट्स थ्रू विच वी कैन कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। तीसरा है इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। आज हमारे पास हमारी पार्लियामेंट है जहां पर हम क्या करते हैं, पूरा डिस्कशन करने के बाद किसी लॉ को बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस डिक्टेटरशिप की तरह बोल दिया और उसको हमें मानना ही पड़ेगा। प्रोवाइड्स मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। हमारे पास क्या है, जुडिशरी है, जो अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है स्टेट्स के बीच में, सिटीजन्स और स्टेट्स के बीच में, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक। आप हर 5 साल में क्या होते हैं, हमारे चुनाव होते हैं, इलेक्शंस। तो आपको लगता है कि आपने जो सरकार चुनी वो अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग एफिशिएंटली, देन यू हैव द ऑप्शन टू चेंज द गवर्नमेंट। हम हर 5 साल में सरकार बदल सकते हैं और कहीं ना कहीं सरकार पे भी, या हम के पॉलिटिकल पार्टी जो चुनी हुई है उस पर भी एक प्रेशर रहता है कि इफ़ वी विल नॉट परफॉर्म, इफ वी विल नॉट वर्क फॉर द सिटीजन्स, देन क्या करेगी जनता, हमें नहीं जिताएगी। अब हम कैसे एक्सेस करें डेमोक्रेसी के आउटकम, देखते हैं। डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात है, आप एड्रेस कर सकते हैं जो भी आपके सोसाइटी के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और वेट करके आप जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। फिर आगे अपन अगर देखें, अब डेमोक्रेसी के अंदर लगातार जनता क्या करती रहती है, अपनी अपनी नई नई मांगें रखती रहती है, और हमने जो मांग रखी है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रही है तो हम क्या करने लग जाएंगे, तो डेमोक्रेसी के अंदर तो हमारा काम होता ही नहीं है। वी विल स्टार्ट ब्लेमिंग द
डेमोक्रेसी, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो भी आगे आने वाला है। वी स्टार्ट डाउटिंग इफ वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी और नॉट, तो एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है, भाई हम डेमोक्रेसी में रह भी रहे नहीं रह रहे हैं, क्योंकि हमारी डिमांड्स तो फुलफिल हो ही नहीं पा रही है। बट गवर्नमेंट का भी एक कहीं ना कहीं बजट रहता है जिसके तहत वो कार्य करती है, तो ऐसा नहीं है कि जो भी डिमांड्स आती जाएंगी उसे हम लगातार फुलफिल करते जाएंगे। अब हमें ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जब इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। ठीक है, आप एक्सपेक्टेशंस रखिए, कोई मनाही नहीं है, बट आपको ये समझना होगा कि क्या है ये, एक सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वो कंडीशंस क्रिएट कर सकती है टू अचीव योर गोल्स, टू अचीव समथिंग। द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स। ठीक है, चलो आपका हम अगर बात करें यहाँ पे, तो जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम कैसे बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं, हम इस बारे में सोचें, रादर देन हम बार बार बस एक ही चीज़ कर रहे हैं, कंप्लेन करते जा रहे हैं, कंप्लेन करते जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी में काम नहीं होता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो आपकी एनसीईआरटी में एक टॉपिक और दे रखा है, जिसमें आपका दे रखा है कि 100 से ज़्यादा जो देश हैं जहाँ पर क्या है आपकी डेमोक्रेसी है, उसमें कुछ चीज़ें तो कॉमन बता रखी हैं, जैसे कि आपका इलेक्शन हो गया, राइट्स हो गए, पार्टीज हो गई, और कुछ चीज़ें अलग होती हैं, जैसे कि आपका सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, कल्चरल लेवल पे। ये भी एक टॉपिक है। ठीक है, तो हम ने पहले तो क्या पढ़ा, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। फिर हम ये वाला टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने अलग अलग जो कंट्रीज है या डेमोक्रेसी फुल होती है वहाँ पे क्या कॉमन है और क्या डिफरेंस है उसकी बात करी। और अब चैप्टर में हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ अलग अलग डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, जिन्हें हम एक एक करके क्या करने वाले हैं, अब डिस्कस करने वाले हैं। इसका सबसे पहला जो आपको पॉइंट दे रखा है वो है अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। आइए बात करते हैं अपन इसके बारे में। सबसे पहले जो है वो है आपका अकाउंटेबल, जवाबदेही। आज घर पे अगर मम्मी पापा आपको और आपके छोटे भाई को छोड़ के जा रहे हैं और बोल के जा रहे हैं कि इसका आपको ध्यान रखना है, देन अगर उसे कुछ हो जाता है तो यू आर अकाउंटेबल, आपकी जवाबदेही बनती है, बताना पड़ेगा भाई क्यों हो गया, जब हम बोल के गए थे क्यों गिर गया ये, क्यों ऐसा गलत हो गया। अकाउंटेबल। रेस्पॉन्सिव, आपको रेस्पोंड करना है, अगर सरकार से आपने कोई सवाल किया तो सरकार को रेस्पोंड करना पड़ेगा। एक नायक मूवी आई थी ना, एक दिन का सीएम, जहाँ पर अलग अलग लोग उन्हें कॉल कर रहे थे और रेस्पोंड कर रहे थे, कनेक्ट करो। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो आपका जो भी काम कर रही है वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत कर रही है। एक एक करके अपन समझते हैं। अब अकाउंटेबल की बात करें तो पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर, बिल्कुल सही बात है। आज जब चुनाव होते हैं तो जनता जो भी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ रही हैं उनमें से किसी को चूज कर लेते हैं। सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ये भी बहुत सही बात है। जब जब डिसीजन मेकिंग हो रही है तब तब सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट करें। और अगर हम बात करें तो इसको हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के तहत हमारे द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, हमारे बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल। यह आ चुका है 2 नंबर में सवाल। क्या है बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी? जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो अकाउंटेबल हो, किसको? टू द सिटीजन्स एंड रेस्पॉन्ड्स टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिटीजन। ठीक है, आपका अकाउंटेबल भी हो और रेस्पॉन्ड भी करे, जवाब भी दे जब जब लोग बाग कोई सवाल करें। ये एक सवाल आ चुका है आपका पेपर में, विच इज़ द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसके 2 पॉइंट बन गए अपने। आगे बढ़ाएं कहानी को। इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव? एक सवाल आता है, बिल्कुल देखते हैं है कि नहीं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन
द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। हम यहाँ पे कोई चीज़ सामने वाले को फोर्सफुली एक्सेप्ट नहीं करवा रहे हैं। डेलिब्रेशन है, नेगोशिएशन है, हमने कोई बात रखी, आपने कोई बात रखी, दोनों मिलकर के किसी एक नतीजे पर पहुँचेंगे। कुछ बातें आप ही भी मान लेंगे, कुछ बात हम हमारी मान लो, ठीक है। दूसरा, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। बिल्कुल सही बात है। जब आप कोई फैसला ले रहे हैं तो उसमें सबकी रायशुमारी कर लें ताकि वो लंबे समय तक चल सके। आप अगर बिना रायशुमारी के, बिना डिस्कस करे कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई रूल बना रहे हैं, कोई लॉ बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा या लोग बाग उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर्स, इट्स डिसीजन में भी बहुत मोर अफेक्टिव, ठीक है। अब जब हमने टाइम लिया ही है तो हमारा जो डिसीजन है वो लंबे टाइम तक चलेंगे और अफेक्टिव भी रहेंगे। एक फैक्टर क्या है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी का भी हमने ऐड किया है, आपकी बुक में दे रखा है। जब हमारे यहाँ पे कोई कार्य हो रहा है, होता है, तो वो ट्रांसपेरेंट वे में होता है। जनता के पास भी एक टूल है जिसको हम बोलते हैं RTI, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके तहत वो क्या कर सकते हैं, आपका सरकार से पूछ सकते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च किया, ठीक है। If you wanted to measure democracy on the basis of this expected outcome, you would look for the following practices, जैसे कि आपका रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, क्या ये होते हैं? यस, 100% हम इसमें यहाँ पे पॉइंट्स देंगे। ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसी 50%, कुछ टॉपिक्स पे होती है, कुछ पे नहीं होती है। सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग 50%। आपके NCERT में एक डायग्राम दे रखा है, इमेज दे रखी है, जहाँ पर आपका एक तरफ तो सरकार देख रही जनता की तरफ, ठीक है, एक टेलीस्कोप टाइप दे रखा है, ठीक है। जनता के बारे में सरकार को बहुत कुछ पता है, बट जो जनता है जब वो देख रही है तो सरकार के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती है। मोस्ट डेमोक्रेसी fall short of election that provide fair chance to everyone in subjecting every decision to public debate। इसकी अपन अभी बात कर चुके हैं कि डिबेट में हमने 50% ही पॉइंट दिए हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी अपन ने बात करी, हर इन्फॉर्मेशन जनता तक नहीं शेयर करी जाती है। डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस रेस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसे रेस्पॉन्सिव है देखते हैं। इट मे बी अ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट that from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption। तो इसमें क्या बोला गया, एक तो सरकार अटेंटिव हो, जनता की बात समस्याओं को सुने, और दूसरा वो करप्शन से फ्री हो। तो करप्शन तो कहीं ना कहीं अभी भी देश के अंदर चल रहा है, हालांकि सरकार कोशिश कर रही है इसे ख़त्म करने की, बट अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एविडेंस शोज दैट इन प्रैक्टिस मेनी डेमोक्रेसी डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। क्यों नहीं फुलफिल करते, आइए देखते हैं। बिटवीन 1950 एंड 2000 डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब डिक्टेटरशिप में हायर रेट क्यों है, वहाँ पे डिसीजंस प्रॉम्प्टली लिए जाते हैं, फैसला हो गया तो उसको मानना ही पड़ेगा। बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। तो क्या वहाँ पर डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं तो ये मान लें हम कि डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करके हम डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट करें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, ये भी सवाल बन जाता है। एक तो कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, साइज क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, कितना अलग अलग कंट्रीज से आपने सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इन सब चीज़ों पे। तो ये एक पॉइंट है जिस पे आपका सवाल बनता है। डेवलपमेंट इज नॉट गारंटीड बट इट कैन compete विद डिक्टेटरशिप ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम डिक्टेटरशिप के साथ compete नहीं करेंगे, बिल्कुल compete करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे पास भी क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ रहे। When we find such important या significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several positive outcome। तो भाई सवाल आता है कि भाई अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के
एस्पेक्ट पे अपन बात करें तो डेमोक्रेसी को फेवर करें, फॉलो करें या डिक्टेटरशिप को, तो आप डेमोक्रेसी को ही फॉलो करें। हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ा सा हम कम हो, बट बाकी फैक्टर्स पे हम क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव हैं, एफिशिएंट हैं। अब आता है आपका टॉपिक रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। कैसे, देखते हैं अभी। डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। हमारे पास पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है, बट इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी हैं साथ में, जिन्हें हमें कम करना है। कैसे है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर? बिल्कुल सही बात है। आज हमारे यहाँ पे हम बात करें तो अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग उतना इनकम उनकी नहीं बढ़ पा रही जितना बढ़नी चाहिए, तो गरीब भी हो रहे हैं और उतना ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं। A small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income। आपकी बुक में दे रखा है ना ऐसे पिज़्ज़ा जैसा, जिसके अंदर 2% जो लोग हैं वो इस सारी वेल्थ को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम, और बाकी लोग इतनी सी वेल्थ को क्या कर रहे हैं, बाकी लोग जो बचे हुए हैं इस वेल्थ को ही कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। शेयर ऑफ रिच इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग। टाइम के साथ ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। बिल्कुल, जो सोसाइटी के अंदर आपका लेस इनकम ग्रुप है उनको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, और कहीं ना कहीं उनका उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। समटाइम्स पुअर फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। इन सब चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब एक सवाल ये भी आता है कि सरकार क्या करती है फिर? फूड सिक्योरिटी हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। क्लोथिंग के लिए आपका कहीं ना कहीं दे हैव टू वर्क। हाउस के लिए कई बार सरकार लोन प्रोवाइड करा देती है थोड़ा बहुत कि आप हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, आप अपना घर खरीदें। एजुकेशन के लिए हमें पता है सरकारी स्कूल बने हुए हैं, हेल्थ के लिए हमें पता है सरकारी अस्पताल बने हुए हैं। डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो ये हम अगर बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे इनको कम करने में। अब accommodation of social diversity. No society can fully and permanently resolve conflict among different groups। बिल्कुल सही बात है। आज हम कहते हैं ना, एक कहावत है, घर है तो उसके अंदर थोड़ी बहुत नोक झोंक भी चलती रहेगी, बट इसका मतलब नहीं है कि हम हमेशा ही लड़ाई करते रहें। तो इतना बड़ा देश है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी डिस्प्यूट चलती रहेगी, बट हम कैसे उन चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं एक ज़रूरी चीज़ है। बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रेस्पेक्ट दिस डिफरेंसेस एंड वी कैन ऑल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस। एक ऐसा तरीका निकालें जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इज दस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम। अब सोशल डिफरेंसेस ये तो एक हम पढ़ के आए थे जेंडर, रिलीजन, कास्ट के अंदर। डिफरेंसेस तो सोशल डिफरेंसेस तो क्या है, हो सकते हैं, बट सोशल डिवीजन की हम बात करें तो ये थोड़ा सा एक ऐसी चीज है जो गलत हो जाता है। शॉर्ट में बता देते हैं, क्लास के अंदर अलग अलग बच्चे हैं, सबके अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, खाने में अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर डिफरेंसेस तो हैं, बट अगर वो डिवीज़न में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक चीज़ हो जाएगी। तो एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज द डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम। हम इनको आराम से क्या कर पाते हैं, नेगोशिएट कर पाते हैं, रिजोल्व कर पाते हैं। अब डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल 2 कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। कौन सी 2 कंडीशन है? डेमोक्रेसी नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन, द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विथ माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। मेजोरिटी को आपका माइनॉरिटी के साथ मिलके क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा,
जैसे अपन ने पढ़ा था पावर शेयरिंग में 74% सिन्हाला, 18% तमिल। अब ये मेजोरिटी में ये तमिल के साथ मिलके काम करते तो आगे बात ही नहीं बढ़ती, चैप्टर में सिविल वॉर ही नहीं होता। दूसरा है रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो देखते हैं, डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप्स में एंड कैन फॉर्म अ मेजोरिटी बट डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, हक है। और फिर पढ़ते हैं अपन उस चीज़ को, रूल बाय मेजोरिटी, इसका ये मतलब नहीं है दैट डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी। जैसे अपन ने देखा था ना श्रीलंका के अंदर 74% सिन्हाला, तो आपका उन्हीं सरकार भी उनका फेवर करते हुए चीज़ें आगे लेकर के जा रही थी। आज के हमारे वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, आपका डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स हम नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे। इनइक्वालिटीज़ वाली बात हमने आज के वीडियो में यहाँ तक हमने कवर कर ली है। L2 में इसके आगे का टॉपिक प्लस जो आपके NCERT के क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें हम कवर करेंगे। आई होप आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।